यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है। सार्वजनिक हो गई है उत्तराखंड यूसीसी की रिपोर्ट। 4 खंड में यह रिपोर्ट है। जनसंख्या नियंत्रण का भी इसमें जिक्र है। www.ucc.uk पर इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है। नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस कमेटी का आभार जताया है। यूसीसी रिपोर्ट को लेकर अब सार्वजनिक कर दिया गया है। कमेटी ने बताया है कि मुस्लिम लॉ बनाने के लिए शिया और सुन्नी के विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके साथ कमेटी के मेंबर एडीजी अमित सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और दून यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेखा डंगवाल मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी रिपोर्ट आम जनता से साझा नहीं हो पाई थी। अब चारों खंडों की रिपोर्ट और नियमावली का लोकार्पण हो गया है। ucc.uk.gov पर रिपोर्ट के 4 वॉल्यूम शेयर किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि BR अम्बेडकर ने भी यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया था, वकालत की थी। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र है, हालांकि इसे सरकार ने यूसीसी कानून में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा यूसीसी की रिपोर्ट में गोद लेने का अधिकार को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन इसे भी कानून में शामिल नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से यूसीसी रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और 3 को सार्वजनिक किया जाएगा। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो 4 खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीजें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग उस पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। देखिए, यूसीसी हमारा राज्य का बहुत बड़ा, राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। तो 400 पन्नों की ये रिपोर्ट है, यूसीसी की रिपोर्ट। जो यूसीसी जो है वो पहले से कई देशों में लागू है। पिछले टर्म में एनडीए सरकार इसे लाना चाहती थी। इसे लागू होने पर धार्मिक कानून के बहुत से प्रावधान अब एक समान हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक जैसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेला की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी महकमे इसकी तैयारी में जुटे हैं। नगर निगम की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ मेले को लेकर सीएम धामी ने विशेष बैठक की है। हरिद्वार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ मेले को लेकर ये मीटिंग हुई है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की है मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंत्री शिवराज सिंह से मिले हैं। राज्य में मौन पालन के क्षेत्र में काफी संभावना है। हर 4000 टन तक शहद का उत्पादन कर सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात। उत्तराखंड के राज्यपाल से 4000 टन तक शहद का उत्पादन किया जा सकता है। उत्तराखंड के राज्यपाल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह के साथ शिवराज सिंह चौहान की ये मुलाकात। शहद उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनेगा मॉडर्न। अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। दोनों प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है और इन्हें जल्द ही पूरा करने का आग्रह भी किया गया है। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम को मॉडर्न बनाया जाएगा। इसे लेकर इस मुलाकात में बातचीत हुई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने मेथोडिस्ट बीए कॉलेज में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों को पढ़ने का अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम भी सरकार कर रही है। इसलिए कॉन्फ्रेंस में सभी प्रतिनिधियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। पहली बात यह है कि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा वातावरण कैसे दिया जाए। दूसरा यह है कि पर्यावरण की रक्षा हमको कैसे की जाए। और तीसरा यह है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा कैसे दी। तो ये तीनों काम हमारी सरकार कर रही है। और हम जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, इन बच्चों को 13 हॉस्टल भी हमने बना दिए हैं। कोई भी बच्चा उन हॉस्टल में रह सकता है और निःशुल्क हम उनको शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा, हम अपने जितने भी गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें फ्री देते हैं, उनको बैग फ्री देते हैं, उनको जो है ड्रेस फ्री देते हैं, पढ़ाई उनकी निःशुल्क है। और ऐसे सारे गरीब बच्चों के लिए भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ताकि जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये सरकार का प्रयास रहता है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की आज शादी है और यह शादी देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। अंबानी परिवार के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। इस शादी में निरंजन अखाड़ा प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज शामिल होंगे। सब परिवार आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी को विशेष आग्रह पर बुलाया गया है। अंबानी परिवार आशीर्वाद देंगे। अनंत राधिका की शादी में वो पहुंच रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज शादी में पहुंचकर आशीर्वाद देंगे। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की है। उत्तराखंड वासियों को बारिश से निजात नहीं मिल रही है। हालांकि बारिश का वितरण जो है वो असमान है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बारिश नहीं हो रही है। जहां बारिश ज्यादा है वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों की बारिश मैदानी इलाकों में बाढ़ और जल भराव का कारण बन रही है। मौसम विभाग का आकलन है कि उत्तराखंड के 7 जिलों में जमकर बारिश होगी। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले हैं। सावधान रहने की जरूरत है उत्तराखंड वालों को। आज भी भारी बारिश के आसार उत्तराखंड में हैं। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। पहले ही उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से कई जिले बेहाल हैं। सड़कों पर पानी भरा है, नदियां उफान पर हैं और ऐसे में और तेज बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं। देवभूमि में मूसलाधार बारिश से हाहाकार है। उत्तराखंड में आज भी मौसम की मार जो है वो जारी रहेगी।
7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियां नाले उफान पर हैं और ऐसे में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का मलबा होने से दोनों तरफ तीर्थयात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है। मशीनों की सहायता से मलबा हटाने का काम हो रहा है। जोशीमठ कोतवाली पुलिस एक एक करके सभी 2 पहिया वाहनों को निकाल रही है। मौके पर जोशीमठ अधिकारी भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास जोगीधारा के ठीक करीब बीते मंगलवार भीषण लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन के मलबे के कारण जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद था। जल्द खुलेगा जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। चमोली की ये तस्वीर। पुलिस ने श्रद्धालुओं को पैदल ही रास्ता पार करवाया है। उत्तराखंड पुलिस श्रद्धालुओं की मदद कर रही है। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेट भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरने पर के छठे दिन भूख हड़ताल पर बैठे स्वामी केशव गिरी महाराज को प्रशासन ने जबरन उठा दिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। आंदोलन पूर्ण सिंह रावत ने 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आंदोलनकारियों ने जमकर विरोध करते हुए वाहन के आगे वो लेट गए, जिन्हें पुलिस बल ने हटाया। आंदोलनकारियों ने 12 जुलाई को विशाल प्रदर्शन के साथ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की है। यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट 4 महीने से भीषण जल संकट से त्रस्त है। पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर पिछले 36 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन जारी। आज महंत श्री केशव गिरी महाराज जी 6 दिन भूख हड़ताल में बैठने के बावजूद आज प्रशासन द्वारा उन्हें उठा लिया गया है और आज से पूर्ण सिंह जी भूख हड़ताल पर हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। कल एक विशाल जुलूस प्रदर्शन होना है जो रामलीला मैदान से शुरू होगा। को हम बता दें कि यदि अभी भी सरकार नहीं जागी और हमारी मांग मंजूर नहीं की तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र रूप लेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन है। यहाँ बड़कोट में 4-5 महीने से पानी बहुत बड़ी समस्या बन रखी है और उस तो कई सालों से है और आज तक तो केशव गिरी जी जो है भुगतान को आज जबरदस्ती जो है पुलिस प्रशासन ने उठा कर ले गया और मैंने जो प्रण कर दिया है कि जब तक जो है पेयजल योजना जो स्वीकृत नहीं होगी तब तक जो मैं बैठा रहूँगा, चाहे शासन प्रशासन कुछ बोले तो मैं बैठा रहूँगा। और मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वो जो है जल्दी से जल्दी जो हमारे पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत करे। यदि कल परसों तक नहीं होगी तो हम जो है चौराहे पर जो धरना देंगे और चक्का जाम करेंगे, यात्रा बाधित करेंगे और उसके बाद हम जो है कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का जो है घेराव। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही वोट डालने जा रही महिलाओं पर पत्थरबाजी की गई है। अब इस मामले में 8 नामजद समेत 100 से ज्यादा खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। बता दें कि मंगलौर हिंसा मामले में दारोगा और ग्रामीणों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मंगलौर हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। काशीपुर में एक बार फिर प्रशासन के बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में भी बौखलाहट बनी हुई है। आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से चोरी छिपे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों का कारोबार हो रहा था और औने पौने दाम पर जमीनों को बेचकर भूमाफिया सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे थे, जिसकी रोकथाम के लिए जिले की टीम द्वारा आज क्षेत्र की कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तब तक अवैध काम करने वालों में कोई ये मैसेज नहीं जा पाता है कि हमें कैसे काम करना है। तो जानकारी सबको होती है, ये अपने लाभ को बढ़ाने के लिए जिन भी कारणों से वो करते हैं अवैध कामों में बढ़ावा मिलता है उनको। और मैं प्रयास करूंगा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और जो अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें चालान कर दिया गया, दूसरी कार्रवाई कर दी गई, उसमें प्रयास किया जाएगा कि लोग उसमें उनकी चीटिंग से में न फंसें और लोगों का जो पैसा नुकसान हो जाता है, लोग खरीद लेते हैं, लाके खारिज हो जाता है, फिर उनको लगता है कि हमें हमारा मकान बनना चाहिए, लेकिन प्राधिकरण के मानक में भी, मास्टर प्लान के मानक में वो अनुमन्य नहीं श्रेणी में नहीं आता है।
हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस और AHTU टीम की संयुक्त कार्रवाई में रहमत साबरी गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 8 महिलाओं और 11 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही नाबालिग को भी रेस्क्यू किया गया। मुख्य अभियुक्त मुस्तफा समेत कई लोगों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। दस मई से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तक 169 लोग जान गंवा चुके हैं, जिससे सरकार भी चिंतित है। चारधाम यात्रा में बढ़ गया मौत का आंकड़ा। अब तक 169 यात्रियों की गई जान। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में तोड़ा दम। मानसून के बाद कम हुए यात्री। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। चारधाम यात्रा में अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों के उत्साह के बीच केवल एक चीज है जो चिंता का सबब बन रही है, और वो है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। चारधाम यात्रा में 2 महीने के अंदर 169 लोगों की मौत हो गई है। यह मौत चारों धामों में अलग अलग कारणों के चलते हुई है। चारधाम यात्रा में मौत का कारण हार्ट अटैक, हार्ट डायबिटीज, सीने में दर्द, बेचैनी, ब्लड प्रेशर। चारधाम यात्रा में साल 2023 में 1 महीने में इतनी मौत नहीं हुई जितनी मौत इस बार इस यात्रा में देखने को मिल रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार यात्रा के शुरुआती दिनों में ही मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक चारों धामों की यात्रा के दौरान 169 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ में अब तक 80 मौत हो चुकी है। अब तक कितने तीर्थयात्रियों की मौत? केदारनाथ 80 यात्रियों की मौत, बद्रीनाथ 42 यात्रियों की मौत, गंगोत्री 14 यात्रियों की मौत, यमुनोत्री 29 यात्रियों की मौत। 10 मई से हुई थी यात्रा की शुरुआत। इस साल 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 2 महीने के भीतर चारों धामों में करीब 31 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब तक कहां-कहां कितने यात्री आए? केदारनाथ धाम 10,41,874, बद्रीनाथ धाम 8,54,556, यमुनोत्री धाम 4,82,214, गंगोत्री धाम 5,17,779। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। इतने कम वक्त की यात्रा में यात्रियों की संख्या 30 लाख के पार पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कब कब खुले चारों धामों के कपाट? गंगोत्री धाम 10 मई, यमुनोत्री धाम 10 मई, केदारनाथ धाम 10 मई, बद्रीनाथ धाम 12 मई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का निर्देश। शुरुआत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से उत्पन्न हो रही चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले ली। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। इससे चारों धामों में यात्रा सुचारू रूप से चलने लगी। देश दुनिया से हर दिन बड़ी संख्या में यात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार यात्रा सीजन का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है, जो कि 60 लाख को पार कर सकता है। मानसून के बाद कम हुए यात्री। मानसून की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में अब बहुत कमी आ चुकी है। मई और जून महीने में चारों धामों में यात्रियों की संख्या हर रोज 70 से 80 हजार के करीब पहुंच रही थी, जो मानसून सीजन में घटकर मात्र 4,000 के करीब आ चुकी है। 1 जुलाई से प्रदेश में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। इसकी वजह से चारधाम यात्रा मार्गों पर भी लैंडस्लाइड होने के खतरे से अब रास्ते बंद कर दिए गए। कई जगह पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। हजारों श्रद्धालु अलग अलग स्थान पर फंसे हुए हैं। इसी वजह से श्रद्धालु मानसून सीजन में चारधाम यात्रा पर जाने से परहेज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।